20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पावर ऑफ कोर्ट्स है। तो सेक्शन 26 आपका है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। कौन से ऑफेंसेस किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किए जाएंगे ये इसमें दे रखा है। तो दूसरे कोर्ट के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए कोई भी ऑफेंस अगर आईपीसी में कमिट किया गया है तो उसको ट्राई करने की पावर आपका हाई कोर्ट के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, या कोई भी कोर्ट जो कि क्या कहते हैं आपका फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है वो कोर्ट आपका जो है ट्राइबल करने की उसकी पावर है। अगर कोई भी ऑफेंस बलात्कार से रिलेटेड होता है तो उसको ट्राई करने की पावर कोई भी कोर्ट जो कि क्या कहते हैं उसमें प्रिसाइडिंग बाय दी वीमेन है, तो अगर प्रैक्टिकेबल है तो उसी कोर्ट में, अगर नॉन प्रैक्टिकेबल है तो किसी अदर कोर्ट में भी जा सकता है। अगर कोई ऑफेंस किसी दूसरे लॉ में कमिट किया गया है और कोर्ट अगर मेंशन है तो वो उस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा जिस कोर्ट में भैया हमने मेंशन कर रखा है। अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपका दे रखा है कि ट्राई करेगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 27 देख लेते हैं। कोई भी ऑफेंस जो कि ना तो डेथ से पनिशेबल है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है और वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमिट किया जाता है जो अपीयर होता है या ब्रॉड बिफोर कोर्ट क्या अपीयर होता है कि वो जो है 16 एज से कम का है, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए ट्राई कौन करेगा आपका सीजीएम साहब ट्राई करेंगे, या कोर्ट जो है चिल्ड्रन एक्ट 1960 में दे रखा है वो ट्राई करेंगे, या कोई भी अदर लॉ में जो टाइम बिंग इन्फोर्स बता रखा है कि ये कोर्ट आपका ट्राई करेगा वो कोर्ट आपके ट्राई करेंगे। अब कोई अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स के लिए हम जे एक्ट 2015 रेफ़र करते हैं जिसमें कि क्या कहते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस को प्रमोट करने के लिए आपका जुवेनाइल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए यानी रिहेबिलिटेशन के लिए ये दे रखा है। क्यों जुवेनाइल जस्टिस आपका बताता है ट्रेनिंग ट्रीटमेंट के लिए, तो हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस का तो इसलिए कि उनकी जजिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो लॉ जो काम कर रहे हैं वो लॉ के अगेंस्ट है या लॉ के जो है संगत चल रहा है, तो इसी वजह से जो है उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई, उनको रिफॉर्मेटिव स्कूल्स भेजा जाता है। तो आप सेक्शन 20 के रेफरेंस में इतना ही ध्यान रखिएगा कि हम कोर्ट की कॉम्पिटेंसी देखने के लिए जे एक्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 28 क्या है कि हाई कोर्ट और सेशन जज कितना जो है सेंटेंस प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कोई सा भी सेंटेंस प्रोवाइड करा सकता है, वहीं अगर हम सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की बात करें तो वो भी कोई भी सेंटेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस अगर वो प्रोवाइड कराते हैं तो उसके कन्फर्मेशन के लिए उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो कि आपका 366 से लेके आगे प्रोविज़न है वो हम देखेंगे तो आगे डील करेंगे उनके साथ। कोई भी असिस्टेंट सेशन जज अगर कोई सेंटेंस पास करता है तो वो सिर्फ 10 साल तक का सेंटेंस आपका प्रोवाइड करा सकता है असिस्टेंट सेशन जज, या फिर कोई भी आपका फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। वहीं अगर मजिस्ट्रेट्स की कैटेगरीज में बात करी जाए तो सीजीएम साहब 7 साल या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ फाइन आपका जो है मतलब दे सकते हैं। ठीक है। कोई भी ऑथराइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करी जाए तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आपका जो है 3 साल या 10,000 रुपये तक का फ़ाइन जो है आप जो है सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात करी जाए तो उनके लिए जो भैया 1 ईयर और 5,000 रुपये दे रखा है, फ़ाइन 5,000 तक आप जो है दे सकते हैं और 1 साल तक का पनिशमेंट। अब जो पावर हमारी सीजीएम की थी वही हमारी पावर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होगी, जो पावर हमारी जेएम फर्स्ट क्लास की थी वही पावर हमारी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होगी। यहाँ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 30 जाते हैं। सेक्शन 30 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में कितनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो जो भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अगर कोई डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड कराता है तो उनके लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है कि उन्हें पहले तो अपनी कॉम्पिटेंसी देखनी है कि वो सेक्शन 29 के संगत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहीं उसके एक्सेस में तो काम नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ उनकी जो कॉम्पिटेंसी है इन्फ्लिक्ट करने की, यानी सेंटेंस को इन्फ्लिक्ट करने की उनकी जो कॉम्पिटेंसी है तो उसके 1/4 ही वो जो है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में जो है आपका जो है दे सकते हैं। अब जब ये 1/4 दे रहे हैं तो इसको हम जो है सेक्शन 65 आईपीसी भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपका जो है सेंटेंस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन बताता है कितनी जो है हम
कैसे दे सकते हैं, हम वो रूल सेक्शन 65 का भी इसमें जो है हार्मोनाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सेक्शन 65 आईपीसी जब कभी डील करेंगे तो उसको बता देंगे। यहाँ बस आप याद रखिए मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी जितनी होती है उसके 1/4, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी होती हैं। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं कि जो भी इम्प्रिजनमेंट इस सब सेक्शन में जो प्रोवाइड की गई है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में, वो सब्सटेंटिव सेंटेंस के एडिशन में होगी। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंटिव सेंटेंस आपने 2 साल का प्रोवाइड किया है और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की जो सेंटेंस है वो उसके 2 साल के एडिशन में होगी, 2 साल प्लस डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का आपका सेंटेंस, ठीक है। तो ये 30 क्लॉज 2 बताता है। अब 31 देख लेते हैं। 31 कहता है सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। 31 के साथ में हम 71 आईपीसी हमेशा से पढ़ते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जब भी 31 पढ़ो तो 71 आईपीसी खोल के पढ़ लेना कि जब भी पर्सन आपका कन्विक्ट किया जाता है एक ट्रायल पे 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस के लिए, तो जो कोर्ट है आपका क्या कर सकता है, उनको सेंटेंस प्रोवाइड करा सकता है। सेवरल पनिशमेंट जो भी प्रेस्क्राइब की गई हैं ऑफेंसेस के लिए अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। अब जैसे मान लो जो भी आपने सेंटेंस प्रोवाइड किया है सेवरल ऑफेंसेस का, तो रन कैसे करेंगे, तो जनरली वो रन करते हैं कॉन्जिक्यूटिवली और एक्सेप्शनली अगर कोर्ट डायरेक्ट कर देता है तो वो कॉन्करेंटली रन करेंगे। अब कॉन्जिक्यूटिवली और कॉन्करेंटली समझ लो। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, और कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है, एक के साथ दूसरा। एक के बाद दूसरा मतलब एक सेंटेंस 1 साल का है मान लो, और दूसरा सेंटेंस जो है 3 साल का है, तो एक के बाद दूसरा मतलब एक साल के बाद 3 साल का, यानी 4 साल इन टोटल। जबकि अब कॉन्करेंटली की बात करो तो एक सेंटेंस 1 साल का है, दूसरा आपका सेंटेंस 3 साल का है। जब कॉन्करेंटली रन करेगा तो इन टोटल कितना होगा, 3 ईयर, क्योंकि कॉन्करेंटली एक साथ रन कर रहा है वो, ठीक है। और क्योंकि मैक्स तक ही पहुंच सकता है ना जब एक साथ कोई रन कर रहा है चीज़ को, तो मैक्स पॉइंट कितना है, 3 ईयर। उसमें क्या है, एक के बाद दूसरा है कॉन्जिक्यूटिवली में, तो हम 4 मैक्स जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली आपका डिफरेंस हो गया। जनरल क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिवली होगा, अनलेस अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो वो आपका कॉन्करेंटली रन करेगा, ठीक है। ये आपका दे रखा है। अब सेकंड क्लॉज आपका प्रोवाइड कराता है, मान लो जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस आप एक के बाद दूसरा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मान लो आप एक के बाद दूसरा कर रहे हैं तो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी मान लो 3 साल की है, तो इस वजह से कि मान लो एक पनिशमेंट आपका 2 साल का है और दूसरा भी 2 साल का है, तो आप ये नहीं करोगे कि भैया अब उनकी तो कॉम्पिटेंसी में आ ही नहीं रहा, क्योंकि टोटल तो उनकी कॉम्पिटेंसी 3 साल की है ना सर। आप ये कहोगे इस वजह से हायर कोर्ट पे भेज दो, सिर्फ इस वजह से आप हायर कोर्ट पे नहीं भेज सकते, ठीक है। कॉम्पिटेंसी उसकी 3 साल के अंदर तो दोनों ऑफेंस आ रहे हैं ना, तो वो दोनों ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। लेकिन प्रोविजन में हमें क्या याद रखना है कि किसी भी केस में उनकी जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एग्रीगेट में वो जितने कॉम्पिटेंट है उसके दुगनी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आप 3 साल के लिए कॉम्पिटेंट हो, तो वो एग्रीगेट पे जाके 6 साल तक से ज़्यादा ना हो, 6 साल तक हो सकती है, वह 6 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपका इतने तक आप जो है कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप जितने कॉम्पिटेंट हो उसके ट्वाइस ऑफ द उस तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि सिर्फ ट्वाइस तक ही जाना चाहिए। जैसे मान लो 3 साल की कॉम्पिटेंसी तो सिर्फ 6 साल तक जाएगी। दोबारा इसको समझ लेते हैं। जब भी कोई केस कॉन्जिक्यूटिवली रन करता है, ठीक है, तो कोर्ट सिर्फ इस रीज़न से मना नहीं किया जाएगा कि एग्रीगेट जो है आपकी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा बैठ रहा है। जैसे एग्रीगेट आपका 4 साल बैठ रहा है जबकि आप कॉम्पिटेंट हो सिर्फ 3 साल के लिए, तो आप इस वजह से सिर्फ ये नहीं कह दोगे कि भैया हायर कोर्ट पे भेजो, इनकी तो कॉम्पिटेंसी नहीं बन रही। तो ये देखा जाएगा कि हर एक ऑफेंस में इनकी कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, ये देखा जाएगा। हर एक ऑफेंस पे कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी। हाँ यार 3 साल से कम है कोई ऑफेंस तो कर सकता है, दूसरा भी 3 साल से कम है तो कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी, ना कि एग्रीगेट वाली कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी। उसमें भी 2 चीज़ें याद रखनी है कि आप 14 साल से ज़्यादा जो है लॉन्गर पीरियड आप नहीं दे सकते। दूसरा एग्रीगेट जो होनी चाहिए वो उनकी कॉम्पिटेंसी से दुगनी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका जो है CJM साहब की कॉम्पिटेंसी है आपकी 7 साल, ठीक है,
सीजीएम साहब की 7 साल है, ठीक। और तो उनके पास कोई ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जिनकी जो पनिशमेंट है, ठीक है, उनकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल के समथिंग है, ठीक है। तो उन्होंने 2 सेंटेंस अगर आप वो प्रोवाइड कराते हैं सीजीएम साहब, तो मैक्स कितना पहुंच सकता है? 14 साल तक सीजीएम साहब के पास 14 साल तक पहुंच सकता है। दूसरा, अगर एग्रीगेट पनिशमेंट देखा जाए तो भी 7 का दुगना 14 ही हो रहा है सीजीएम साहब के पास। तो ये सीजीएम के रेफरेंस तक ये चीज़ प्रोविज़न बनाए गए हैं। इसलिए एक केस आया था मुथुराम लिंगा वर्सेस स्टेट, 2016 का केस है। उसने सीधे ये चीज़ फिर से क्लैरिफाई कर दी 2016 वाले ने कि ये जो सेकंड जो है प्रोविज़न है, सेकंड प्रोविज़न, वो आपका सेशंस कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 31 क्लॉज 2 वुड अप्लाई ओनली टू मजिस्ट्रेट कोर्ट, नॉट टू सेशंस कोर्ट, ठीक है। दोबारा समझिए आप, देखिए, सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट तक मैक्स कितना हो सकता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीजीएम की कॉम्पिटेंसी सबसे ज़्यादा होती है 7 साल। 7 साल का अगर दुगना किया जाएगा तो भी 14 साल हो रहा है। और लॉन्गर पीरियड भी इसने बोला है कि आपका लॉन्गर पीरियड 14 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो यानी कि ये खुद ही लिमिट कर रहा है। अगर हम सही से देखेंगे तो ये सीजीएम की कॉम्पिटेंसी को लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेशंस कोर्ट पे तो अप्लाई नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए कोई लोगों ने 2 मर्डर कर दिए, मर्डर एंड मर्डर्स कर दिए, 2 मर्डर के ट्रायल चल रहे हैं उन पे, ठीक है, ठीक। तो जो अगर मर्डर के ट्रायल चल रहे हैं तो क्या आप 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करा सकते हो? सोचने वाली बात है। तो जनरली मर्डर के केसेस में तो कॉन्करेंटली ही रन करेगा ना, उसमें कॉन्जिक्यूटिवली रन कैसे कर सकता है? तो जो 31 क्लॉज 2 वुड अप्लाई ओनली टू होम, ओनली टू मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड नॉट टू दी सेशंस कोर्ट। इस चीज़ के लिए आप जो है मुथुराम लिंगन वर्सेस स्टेट को भी आप जो है 2016 का जजमेंट है उसको रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब 31 क्लॉज 3 देख लेते हैं। अपील के पर्पज़ के लिए मान लीजिए कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो जो एग्रीगेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो पास की गई है वो ये मानी जाएगी कि भैया वो सिंगल सेंटेंस है। एग्रीगेट ऑफ पनिशमेंट मान लो आपके एग्रीगेट में बैठ रहे हैं, आपके 6 साल बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा। अपील जब करेंगे तो आप उसके हिसाब से करेंगे कि 6 साल के बाद जो है आप किसको कर सकते हैं, उस हिसाब से ये माना जाएगा कि सिंगल सेंटेंस की तरह आपका जो है, मतलब सिंगल सेंटेंस की तरह आपका कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि आपका जो अपील का प्रोविज़न है अगेंस्ट कन्विक्शन होता है ना, तो उस हिसाब से एक सिंगल सेंटेंस की तरह आपको जो है कंसिडर किया जाएगा। अब 32 देख लेते हैं, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, ठीक। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय ऑर्डर कर सकता है, ठीक, किसी भी पर्सन को बाय नेम और वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, या फिर क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स के हिसाब से उनका जो भी टाइटल है उसके हिसाब से उन पर जो है कन्फर कर सकते हैं आप पावर इस कोड के तहत। अगर कोई भी कोड ऑर्डर इसमें बनाया जाता है तो वो उस डेट से अफेक्ट करेगा जिस डेट से आपका जो है पर्सन को कम्युनिकेट किया गया है, ठीक है, कि एम्पावर करने के लिए आपने किसी पर्सन को मान लो कम्युनिकेट किया है, तो जब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसी दिन से वो ऑर्डर इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अब 33 देख लेते हैं, पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं उनकी क्या पावर होगी? जब भी कोई पर्सन, वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जब भी कोई ऑफिसर किसी भी सरकार में ऑफिस होल्ड कर रहा होता है, ठीक, कौन सा ऑफिस? जो कि उसे हाई कोर्ट ने इन्वेस्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, और इस कोर्ट के थ्रू उसमें कुछ पावर इन्वेस्ट की गई है, ठीक है, किसी भी लोकल एरिया में, ठीक। और वो जो है मान लो किसी भी इक्वल या हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर की हैं, तो उस लोकल एरिया में, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेम पावर आपकी एक्सरसाइज करेगा जब तक कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसको अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। यानी कि वो जिस ऑफिशियल रैंक पे या जिस टाइटल पर उसको अपॉइंट किया गया है तो वो सारी सेम पावर रखेगा जो उस लोकल एरिया में वो ऑफिसर रखता होगा, ठीक है, अगर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसको अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ पावर, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो उस पर्सन को जिसको आपने जो है पावर दी है उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या तो सारी पावर या कुछ पावर, ठीक है। और जो भी पावर आपका सीजीएम के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फर की गई है तो वो आपका जो है रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट आपका जो है उन पावर को जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
आपका पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। जो भी जजेस और मजिस्ट्रेट की पावर हैं, उनके जो ऑफिस में सक्सेसर्स आ रहे हैं उनके द्वारा कैसे एक्सरसाइज होगी वो देख लेते हैं हम। ठीक, द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो जो भी पावर होगी वो उनके सक्सेसर इन ऑफिस के द्वारा सेम एक्सरसाइज होगी। अगर कोई भी डाउट है कि कौन आपका सक्सेसर इन ऑफिस होगा किसी भी असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज का, तो सेशन जज डिटरमाइन करेगा राइटिंग में कि कौन सा जज जो है इस कोर्ट के पर्पज़ के लिए या किसी भी प्रोसीडिंग के लिए या किसी भी ऑर्डर के बिहाफ पे सक्सेसर ऑफ ऑफिस माना जाएगा एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के लिए। ठीक है, अब अगर कोई डाउट है सक्सेसर इन ऑफिस मजिस्ट्रेट से रिलेटेड, तो सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा भी आपको उचित लगेगा, ठीक है, वो ऑर्डर इन राइटिंग बनाएंगे कि ये मजिस्ट्रेट फलाने मजिस्ट्रेट साहब सक्सेसर इन ऑफिस माने जाएंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 4 देख लेते हैं, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिस ऑफ पुलिस। 36 बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप ये जो है आपका जब इन्वेस्टिगेशन जब आप पढ़ रहे होगे तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो सारी एक्सरसाइज कर सकता है पावर, ठीक है, थ्रू आउट द लोकल एरिया, जो कि क्या कहते हैं एक पुलिस ऑफिसर में आपकी एक्सरसाइज, मतलब जो भी पावर इन्वेस्टिगेशन की पावर है या कुछ भी पावर है वो सारी पावर सुपीरियर रैंक वाला ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड, जिस लोकल एरिया में वो अपॉइंट किए गए हैं, एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। अपने स्टेशन के लिमिट्स में जो पावर वो एक्सरसाइज कर सकते थे वो सेम पावर सुपीरियर इन रैंक आपका एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन्वेस्टिगेशन की पावर सुपीरियर इन रैंक पे इनडायरेक्टली 36 के द्वारा आपका निहित हो गई है। ठीक, ये आप यहाँ से समझ लीजिए। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।